इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बेशक इंसान की अगर ये सोच हो तो वो समाज को बदल सकता है, अंधेरों को दूर कर सकता है, रोशनी उसके आसपास हो सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और हमारी भी कोशिश यही होती है हर एक हफ्ते कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवा सकें जो समाज को बदलना जानते हैं, जो समाज में एक नयापन लेकर आते हैं, जो समाज को नई दिशा दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूं रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, कहा जाता है कि 12 साल में कूड़े के दिन भी बदल जाते हैं, लेकिन ये कहावत अब पुरानी हो गई है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अब कूड़े को या फिर बेकार पड़ी हुई चीज़ों को बदलने के लिए, उनको नया आकार देने के लिए, उन्हें नई चीज़ में तख्लीक करने के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जी हाँ, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको नया बनाया जा सकता है। एक ऐसी ही कहानी है गुजरात में, जहाँ पुराने लोहे को बनाया जा रहा है मुजस्समों में। जी हाँ, मुजस्समे उनके बनाए जाते हैं एक से बढ़कर एक, जिससे शहर की खूबसूरती भी बढ़ रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो विज़न है उसको भी तक़वियत हासिल हो रही है। तो किस तरह से ये मुजस्समे बनाए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। अहमदाबाद की खास सड़कों पर ये मुजस्समे आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया? खूबसूरत दिखते हुए ये मुजस्समे, इसके पीछे की क्रिएटिविटी बेहद दिलकश है। सामान्य रीते અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, परिणाम स्वरूप महानगर पालिका ने तुरंत ही देश के प्रधानमंत्री के सुझाव को मूर्तिमान स्वरूप में रखा और अलग अलग लोहा जो जंग खा रहे थे, कचरे में जा रहे थे, बाहर फेंक दिया जाता था, उसमें से खास करके नया रूप देकर स्कल्पचर तैयार किए गए और लोग वहां सेल्फी भी लेते हैं। कहते हैं जहाँ कचरा हो वहाँ कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ कोई सोच काम नहीं करती, लेकिन जहाँ फनकार की नजर जाती है वहाँ कचरे से भी फन उठ जाता है। इसी नज़र से आर्किटेक्ट सुनील श्रीधर ने मुल्क और बैरून मुल्क कई जगह घूमा और अपने फन का मुजाहिरा किया और इसके बाद अहमदाबाद में 34 से भी अधिक स्कल्पचर बना दिए हैं। और अब इन्फिनिटी हॉर्स 40 टन वजन वाला ये बड़ा सा सिंह जैसा स्कल्पचर आज तक नहीं देखा गया। विभिन्न डिपार्टमेंट के स्क्रैप, जैसे कि मेन लाइन अहमदाबाद की पानी की पाइपें थीं, रेलवे ट्रैक्स थे, सिलेंडर्स हैं, क्लोरीन के और उसके अलावा अनेक प्रकार के एंगल, चैनल्स, 1930 का स्क्रैप। तो उसके अंदर से ये सभी कलाकृतियाँ हमने सृजित की हैं। हमारे ड्राइंग्स होते हैं और ड्राइंग्स के ऊपर से एक रैंडम कटिंग हम करवा लेते हैं, फिर उस पर्टिकुलर पीस को सिलेक्ट करके उठाकर हमें लगाना पड़ता है। महान कलाकार जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था। किसी एक आर्टिस्ट का किसी एक शहर में काम हो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन सब का अलग अलग विजन हमारी सड़क पर हो, हमारे पब्लिक आर्ट में हो। यह मेरा प्रयत्न रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि यह कुछ बहुत डिटेलिंग से और बहुत प्रीमियम मटेरियल यूज करके बनाए गए हैं, पर जब मुझे पता चला कि ये वेस्ट में से यह मटेरियल इतना अच्छा स्टैचू बनाया है और वेस्ट में से हम उसका यूज करके इतना बेहतरीन बना सकते हैं, तो ऐसे स्टैचू ही मल्टीपल जगहों पर होने चाहिए और हमें देखने में भी अच्छे लगते हैं और अट्रैक्टिव भी हैं। जब किसी मुजस्समे में सोच की सांसों को भर दिया जाए तो वो फन जिंदा-उज़ जावेद हो जाता है। इसलिए यहाँ का हर स्कल्पचर एक नया पैगाम देता है। જેમ કે આપણે આ
હોર્સનું જે સ્કલ્પચર हम यह हॉर्स का जो स्कल्पचर यहाँ है जो हमें दिख रहा है उसका शीर्षक है रन थ्रू इन्फिनिटी। तो वह समर्पित है हमारे सभी गुजरात वासियों को जिनका हमेशा से यह स्पिरिट रहा है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। और जो फेस बनाया था एक मल्टीफेस्टेडनेस, हम जो कहते हैं यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो अपने सब्जेक्ट के अलावा अनेक नॉलेज आप गेन करते हैं, वह उसके ऊपर है। तो उसके सिर में भी आप देखेंगे तो उसके सभी कटआउट फील्ड ऑफ नॉलेज हैं, उसको वह कवर करता होगा। दादा साहेब के पद चिन्हों पर जो 3 फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं वह सबसे छोटा मेरा यहाँ का स्कल्पचर होगा। और मेरा सबसे बड़ा काम अहमदाबाद में शेर होगा जिसकी अंदाजन 40 से 50 फीट लेंथ है और उसका वजन होगा 40 से 50 टन। आप जितने भी मोटे मेटल से बनाते हैं उतनी ही उसके शिल्प की उम्र होती है। तो यह मोर देन 100 ईयर्स तक हमारे शहर में ही रहेगा। हर एक सिग्नल पे आपको स्टैचू दिखेंगे तो वो स्टैचू अलग डिजाइन के हैं और वो पर्टिकुलर एक आपको मैसेज पास करेंगे। मान लो आप वेट कर रहे हो, बत्ती रेड हो रखी है, तब आप वेट कर रहे हो तो आप स्टैचू की साइड देखोगे तो आपको एक अलग ही यूनिक स्टाइल दिखेगा और एक अलग ही मैसेज मिलेगा हर स्टैचू से। हर स्टैचू अलग है, यूनिक है एक दूसरे से। तो आई थिंक हर इंडिया की हर सिटी में इस टाइप का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने का काम सिर्फ सफाई से नहीं होता, बल्कि यहाँ जरूरत होती है बहुत ऊंची और बड़ी सोच की। एएमसी का ये प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि जहाँ लोग सिर्फ वेस्ट देखते हैं, वहीं दूर अंदेश फनकार मुस्तकबिल का नया चेहरा देखते हैं। ये मुजस्समे सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा देते हैं, उनके लिए इतिहास बनाते हैं, उनके लिए मिसाल पैदा करते हैं, क्योंकि लोहे के ये दिल अगले 100 साल तक धड़कते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां मिले हैं वो वाक़यात जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। जी हाँ, जब इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, इंसान किस तरह से रहता था, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता था। आज इतने बरस बीत जाने के बाद भी, इतनी सदियाँ बीत जाने के बाद भी जब खुदाई की गई तो वहाँ से कुल्हाड़ी मिली, वहाँ से ऐसे बहुत सारे गहने मिले जो कभी उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे, या फिर ऐसे बर्तन जिससे इंसान पेंट करता था। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वो वाक़यात जो आज हम सब के लिए ख़ास हो गए हैं, हम सबको चौंका रहे हैं। तो क्या क्या मिला है इस खुदाई में और आसार कदीमा का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में चिन्नौर नामी एक छोटे से गांव ने अचानक कदीम दुनिया की झलक पेश की। 10,000 साल पहले के जमाने का तस्वुर कीजिए, जब इंसान सिर्फ पत्थर की कुल्हाड़ियों को सजाकर रंगीन मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। इब्तदाई इंसान वो लोग जो जानवरों से मुख्तलिफ सोचते थे, इंसानों की तरह वहाँ रहते थे, लेकिन कुछ रुकावट पैदा हुई। शायद आबो हवा, शायद जलजला, या मुकम्मल तौर पर कुछ और। आसार कदीमा के माहिरीन पहुँचे, खुदाई की और सब कुछ वाज़ेह हो गया। अशिया बिल्कुल उसी तरह पाई गईं जैसे वो पीछे रह गई थी। चिन्नौर गांव में कदीम इंसानों की मौजूदगी की तस्दीक के बाद इस जगह को एक महफूज मुकाम करार दिया गया और गुज़िश्ता 1 साल में 8 खुदाइयाँ की गईं। ये काम जून 2024 तक जारी रहा ताकि हम सब पहले इंसानों को देख सकें, उनके बारे में जान सकें जिन्होंने ख्वाब भी देखा होगा। पत्थर की कुल्हाड़ी, हाथ से पेंट शुदा मिट्टी के बर्तन, शंख, कंगन और नायाब मोतियों की माला, इस जैसी तकरीबन 575 अशिया मिली हैं। जब इनका जायजा लिया तो दुनिया दंग रह गई कि ये 10,000 साल पहले इंसानों के ज़ेर इस्तेमाल अशिया थी। ఇవాళ ఐ విల్
इस गांव में प्राचीन मानव के अस्तित्व में आने वाली बाधाओं की पुष्टि के बाद इस स्थान को संरक्षित स्थल घोषित किया गया और पिछले 1 वर्ष में 8 उत्खनन कार्य किए जा चुके हैं। यह कार्य जून 2024 से चल रहा है। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ियां, हाथ से रंगे बर्तन, शंख, कंगन और दुर्लभ मनके जैसी 575 वस्तुएं मिली हैं। जब इनकी जांच की गई तो दुनिया यह जानकर दंग रह गई कि ये 10,000 वर्ष पूर्व मानव द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थीं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी इसकी पुष्टि की है। ये एक मौजज़ा समझा जाता है कि इस गांव में तकरीबन 10,000 साल पहले से लेकर आज तक इंसानी जिंदगी जारी है। तारीख के शौकीन गोविंद राज ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर जोर दिया कि वो इस तरह की तहकीक को जारी रखें और तमिलनाडु को फख्र का एहसास कराएं। यह एक चमत्कार ही है कि इस गांव में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से आज तक मानव जीवन निरंतर चला आ रहा है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकारें इसी तरह के शोध कार्य जारी रखें और तमिलनाडु को गौरवान्वित करें। अब जरा सोचिए, इस महफूज चिन्नौर से कदीम जमाने की कुल्हाड़ी और रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन निकाले गए हैं। इससे न सिर्फ सियाहत में इजाफा होगा बल्कि गांव में माशी खुशहाली आएगी और रोजगार में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गोवा के एक ऐसे बीच पर जहां पूरा इंतज़ाम किया गया है दिव्यांगजनों के लिए, जहां उन माजूर लोगों के लिए जो बीच पर नहीं जा पाते थे, दूर से ही लहरों को देखा करते थे, लेकिन अब लकड़ी का एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जहां दिव्यांग हजरात खुद ही जा सकते हैं और लहरों का जो पानी है उसका एहसास कर सकते हैं। वाकई उनके लिए ये आत्मनिर्भरता की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अब वो अकेले जा सकते हैं और समुद्र का मज़ा ले सकते हैं, बीच पर रह सकते हैं, सुकून का एहसास कर सकते हैं और वाकई ये रास्ता उनकी ज़िंदगी के लिए मशअले राह बन रहा है। ये रास्ता उनको ज़िंदगी की तरफ लेकर आ रहा है। तो किस तरह से ये रास्ता बनाया गया है और दिव्यांगजन क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। कभी कभी एक छोटा सा रास्ता बड़े बदलाव का रास्ता बन जाता है। जी हाँ, मिरामार बीच अब सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि मसावात और साथ में शमूलियत की अलामत बन गया है। ये सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि मसावात की एक नई उम्मीद है। गोवा सरकार ने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के मौके पर मिरामार बीच को पूरी तरह से एक्सेसिबल बना दिया है। ये बोर्ड वॉक एक मजबूत लकड़ी का रास्ता रेत पर बिना रुके सीधा समंदर तक ले जाता है। पहले दिव्यांग दोस्तों को रेत में फंसकर परेशानी होती थी, लेकिन अब व्हीलचेयर, क्रच या फिर किसी भी सहारे से ये रास्ता आसानी से पार हो जाता है। ये कैसे फायदा करता है? सबसे बड़ा फायदा तो आजादी का है। अब दिव्यांग अकेले या फिर अपने साथियों के साथ बीच पर एंजॉय कर सकते हैं। सरकार का ये कदम मसावात को बढ़ावा देता है, जिससे दिव्यांगों के हक जैसे घूमने फिरने की आजादी मजबूत होती है। मैं गोवा में अभी 5 दिन से रह रहा हूँ और हम 6 बीचेस घूमे हैं अभी। उसमें से ये मिरामार बीच अकेला है जहाँ पे व्हीलचेयर एक्सेस अवेलेबल है। अभी जो हमारी सरकार की मूवमेंट है कि सभी डिसेबल पर्सन को भी सभी जगह पे एक्सेसिबिलिटी मिले, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अकेला बीच गोवा में अवेलेबल है, जिसके मदद से सभी इंसान यहाँ पे बीच का लुत्फ उठा पाए। सरकार से यही मैं अपील मैं करना चाहती हूँ एज अ मदर कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, वी नाउ इन 2025 नीड टू मूव बियॉन्ड टोकनिज्म। आप एक बहुत ही इंटीग्रेटेड तरीके से आप देखिए, चीज़ मजबूत होनी चाहिए, यहाँ पे साइनेजेस होनी चाहिए, किसको आप मान्यता दे रहे हैं, प्राथमिकता किस ग्रुप को आप दे रहे हैं, क्यों ये बनाया है,
लोगों को ये बताइए कि सब एक समान है। कुछ सैयाह कहते हैं कि पहले वे सोचते थे कि बीच तो बस देख ही लूं, लेकिन जब पहली बार व्हीलचेयर पर लहरें देखी तो ये रास्ता पूरी जिंदगी को बदल गया। As person with disability, I was always eager to go on the beach, and that opportunity I never got because of my wheelchair will not go on the walk on the sand. This is not only my problem. So many friends of mine from Goa as well as outside Goa, वो मुझे पूछते रहते हैं कि कौन सा बीच एक्सेसिबल है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता था। अब मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट एक बीच गोवा में जो एक्सेसिबल है वो मिरामार बीच है। इसके फायदे सयाहों को तो डबल मजा। अब फैमिली ट्रिप्स इंक्लूसिव हो गई है, लोकल इकोनॉमी बूस्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं। ये सिर्फ गोवा नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दोस्तों, बेजुबान जानवरों का, परिंदों का ख्याल रखना हम सबका अव्वलीन फ़र्ज़ बन जाता है। लेकिन जब कई बार हम अपने शौक़ पूरे करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम पतंगे उड़ाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि पतंग के मांझे से उलझकर कितने सारे परिंदे जान गंवा बैठते हैं या फिर कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं। और इन ज़ख्मी परिंदों का कोई भी वारिस नहीं होता, कोई उन्हें नहीं देखता, वो मर जाया करते हैं। और इसीलिए इन परिंदों के लिए, ख़ास तौर से जो ज़ख्मी परिंदे हैं, उनका इलाज कराने के लिए दो भाई आगे आए हैं और उन्होंने एक तारीख़ रकम कर दी है। उन्होंने एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया है अपनी जेब ख़ास से, और कमाल की बात यह है कि ये ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं परिंदों को, डॉक्टर से उनका इलाज भी करवाते हैं। है ना एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम। तो किस तरह से ये दोनों भाई कर रहे हैं काम, आइए जान लेते हैं। ये कोयल हमारे पास लगभग 1 महीने पहले आई थी, जिसमें इसका जो विंग है वो पतंग के डोर में फंसा हुआ था। तो उसकी वजह से विंग में इसके इशू था कि ये ठीक से विंग अपना मूव नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से फ्लाइट नहीं ले पाई है। और जब से यहाँ पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है, स्पेशली दिवाली के नेक्स्ट डे से, तो जब से इसको ब्रीदिंग इशू आने लगा है। और ये इसके पॉल्यूशन की वजह से ही लग रहा है मुझको कि वो ब्रीदिंग इशू है इसको, उससे पहले इसको नहीं था। तो अभी इसका उसके साथ साथ में जो इसको ब्रीदिंग इशू है उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। चाइनीज मांझा हो या फिर आम मांझा, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही पंखों की उड़ान को रोक देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के वजीराबाद की पतली नालियों में नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद के भाई करीब 20 सालों से एक अनोखी मुहिम चला रहे हैं। उनका छोटा सा मिनी हॉस्पिटल हर घायल पंखों के लिए उम्मीद और प्यार की जगह बन गया है। जी हाँ, यहाँ इलाज होता है घायल परिंदों का। अब तक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की मदद से हजारों परिंदों की जान बचाई जा चुकी है और इनमें ज्यादातर शिकारी परिंदे हैं। दिल्ली की हवाओं में जब पतंगों का शोर गूंजता है तो उसकी सबसे ज़्यादा कीमत अगर कोई चुकाता है तो वो हैं ये बेजुबान पक्षी। ये पतंगबाजी का शौक़ किसी के लिए त्योहार है तो इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए वो मौत या फिर घायल अवस्था लेकर सामने आता है। और इसी अवस्था को समझते हुए, इसी दर्द को समझते हुए पिछले 25 सालों से इनके रेस्क्यू का बीड़ा उठाया है वजीराबाद के रहने वाले नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद ने। नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कैसे ये पक्षी आपको मिलते हैं, कैसे आपने इस परेशानी को समझा और कैसे आपने ये बीड़ा उठाया? बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तब हमें एक चील मिली थी जो घायल थी और उसको कोई लेने वाला नहीं था, कोई भी बर्ड हॉस्पिटल उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। तो आगे चलकर जब हम जॉब करने लगे, पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो तब हमें जब एक और ऐसे एक चील मिली तो उसको हम अपने घर ले आए और उसका इलाज कराने के लिए फिर हमने डॉक्टर को अपने घर पर बुलाया। फिर ऐसे कुछ दिनों के बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और, जैसे जैसे चीलें मिलती रही उनको हम अपने घर पे रखते रहे। पर उस टाइम हम पुरानी दिल्ली में रहते थे,
तो हमने अपने छत पर ही एक इस तरीके से जाल बनाए ताकि उसमें हम बर्ड्स को रख सकें, और जब वो सेहतमंद हो जाते थे तो वहाँ से उड़ के चले जाते थे। एक सेक्शन हमेशा हम खुला रखते थे ताकि वो वापस आसमान में उड़ जाएं। और तब से ही एक सिलसिला शुरू हुआ और हमने सोचा कि अगर कोई हॉस्पिटल, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनको देखने वाला, तो हम क्यों ना एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम करें। जब तक तो हम एज एन इंडिविजुअल काम करते थे। तो 2010 में हमने एक और NGO रजिस्टर कराया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के नाम से, और तब से हम एक ऑर्गेनाइज वे में एक हॉस्पिटल चला रहे हैं जहां पर ये घायल पक्षी आते हैं और इनका इलाज होता है। इस कहानी की शुरुआत 90 की दहाई में हुई। टीनेज में नदीम और सऊद को सड़क किनारे एक जख्मी चील मिली। मांझे में उलझकर वो बुरी तरह से जख्मी थी। कई डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन अस्पतालों ने मदद करने से इनकार कर दिया। मजबूरी में उन्हें इसे छोड़ना पड़ा, लेकिन उस पल ने दोनों के दिलों में परिंदों को बचाने का एक अनकहा जुनून जगा दिया। इसके बाद साल 2003 में उन्हें एक बार फिर घायल चील मिली। तब उन्हें एक डॉक्टर भी मिल गया जिसने उसको जिंदगी दी। यहीं से इस कहानी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घायल पक्षियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने घर के एक कोने को ही बड़ा सा बाड़ा बनाना पड़ा। टॉयलेट प्रोडक्ट्स बनाने का कारोबार चलाने वाले शहजाद और सऊद ने 2010 में NGO बनाया और उसका नाम रखा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। आज यहाँ हर साल कम से कम 40 अक़साम के परिंदों का इलाज किया जाता है। इनमें चील, उल्लू, बाज, जलमुर्गी और बगुले भी शामिल हैं। जो 95% केसेस आते हैं वो हमारे पास आते हैं जो दूसरे वेटरनरी हॉस्पिटल से हमको ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो सेंटर है वो स्पेशलाइज्ड बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए है। और जितने भी हंटिंग बर्ड्स हैं, जैसे जो वाटर बर्ड्स हैं, जो फिशेस की भी हंटिंग करते हैं, तो वो भी हमारे पास ही आते हैं। दिल्ली में मेजॉरिटी वेटरनरी हॉस्पिटल में अगर इस टाइप के बर्ड्स जाएंगे तो वो हमारे पास ही ट्रांसफ़र होंगे। सेंटर वजीराबाद में एक किराए की जगह पर चलाया जा रहा है, जहां अब एक क्लिनिक और साथ में ऑफिस भी है। उनके साथ अब पूरी टीम है और खास बात यह है कि मवेशियों के डॉक्टर भी इनके साथ हैं। चूंकि ये ज्यादातर शिकारी पक्षी होते हैं, इसीलिए इनकी देखभाल में काफी खर्च आता है। करीब 15 सालों तक ये दोनों भाई अपने छोटे से कारोबार की कमाई से ही इस केंद्र को चलाते रहे हैं। पैसे की तंगी ही इनके काम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रही। अभी हमारे पास कोई 150 के लगभग पक्षी होंगे। एट एनी गिवन टाइम हमारे पास 100 से 150 पक्षी रहते ही हैं। और 2010 से अब तक हमने 38,000 पक्षियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें ज़्यादातर वो पक्षी हैं जो मांस खाने वाले या शिकारी पक्षी जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही एक इशू था जिनको सेंटर नहीं मिल पाता था ट्रीटमेंट के लिए। तो एक समझ लीजिए अगर नंबर ऑफ़ केसेस से हम देखें तो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर है शिकारियों पक्षियों का। नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद की कहानी इंसानी हमदर्दी, अनथक लगन और कुदरत के लिए उनके प्रेम की एक मिसाल है। उन्होंने इस खला को भरा जिसे कई हॉस्पिटल्स ने गोश्तखोर परिंदों का इलाज करने से इनकार कर दिया था। उनका काम हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने शौक को पूरा करते हैं तो हमें बेजुबान जानवरों की और साथ में बेजुबान परिंदों की कीमत पर अपनी शौक को पूरा नहीं करना चाहिए। उनका छोटा सा मिनी हॉस्पिटल हमें सिखाता है कि हर घायल पंख के लिए उम्मीद और प्यार की जगह हमेशा होनी चाहिए। कहानी केवल परिंदों के बचाने की नहीं है, बल्कि इंसान और कुदरत के बीच इंसानी हमदर्दी के जुड़ाव को महसूस करती है। इनकी इस निस्वार्थ सेवा ने न सिर्फ इन पक्षियों को नया जीवन दिया है, बल्कि उनकी कहानी को विश्वव्यापी पहचान भी दिलाई है। उनकी कहानी सिर्फ ऑस्कर नॉमिनेशन पाने तक की नहीं है, बल्कि निरंतर पक्षियों को नया जीवन देने के संघर्ष की है। एक ऐसा संघर्ष जो आज भी फंड और जागरूकता की कमी के बावजूद निरंतर जारी है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज़ के लिए।
तो आपने देखा कि ये कैसे लोग हैं। ये वही लोग हैं जनाब जो नेकी का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये वही लोग हैं जो ये जानते हैं कि समाज को किस तरह से बदलना है, इंसानियत को किस तरह से बढ़ावा देना है। और वाकई जब भी हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं, जब भी हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें भी ये एहसास होता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ बेहतर करने के बारे में सोचें। और यही बात हमें बता देती है कि हम ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से एक नया दरवाज़ा खोल सकते हैं, एक नई दिशा दिखा सकते हैं लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।